Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good and fine. So guys, welcome to the mission 11 दिन 11 chapters. And as you all know, this is the third day of the mission and we will be doing third chapter today. And we already done 2 chapters in this mission. जो 2 chapters हम लोगों ने इस mission में करे थे, first was your minimum alternative tax एंड द सेकेंड वॉज योर टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स. ठीक है, आई होप सो वो दोनों चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे वो भी आप लोगों को समझ आ गए थे. क्लियर है? ठीक है. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग माय थर्ड चैप्टर मैं कुछ बच्चों ने मुझे क्वेरीज पूछी थी इन रिलेशन टू मैट एंड डिविडेंड, तो वो मैं 1 मिनट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ बिकॉज शायद वो 2 चीज़ें जो उन्होंने मुझसे पूछी वो रह गई थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. मेरे पास पहली क्वेरी जो आई थी ना वो ये पूछी गई थी कि सर एक बात बताओ कि आपने कहा था कि मैट का रेट 15% होता है, लेकिन अगर कोई यूनिट लोकेटेड इन IFSC होती है तो क्या उस पर भी मैट रेट 15% लगता है? तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था ये कि इफ एनी यूनिट इज लोकेटेड इन IFSC तो उसका मैट रेट विल बी 9%. आई होप सो सबको याद है ये. तो आज भी उसका मैट रेट 9% है, इसमें कोई चेंज नहीं है बेटा. क्लियर है? ठीक है. तो मैट के चैप्टर में ये एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, उम्मीद करता हूं आंसर इज क्लियर जिसने ये पूछा था. ठीक है. और दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था दैट वाज इन द चैप्टर ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के चैप्टर में भी ना हम लोग यही बोलते थे कि इफ एनी यूनिट इज लोकेटेड इन IFSC तो उस पर डिविडेंड जो था वो एग्जम्प्ट हुआ करता था. लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अगर कोई यूनिट लोकेटेड इन IFSC डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो लाइक अ नॉर्मल कंपनी उसको भी कोई CDT पे नहीं करना, बट वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. इसका मतलब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अ कंपनी लोकेटेड इन IFSC डिविडेंड दे रही है या अ कंपनी लोकेटेड इन नॉन IFSC डिविडेंड दे रही है, क्या ट्रीटमेंट विल बी सेम? यस, कंपनीज पे कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा बल्कि शेयर होल्डर को पे करना होगा टैक्स, जो भी हमने सेक्शन 56-57 पढ़ा था. क्लियर है? ठीक है सर. तो ये हमारा हो गया क्लियर. तो 2 डाउट्स मुझसे पूछे गए थे, मैंने आपके आंसर्स दे दिए हैं. और अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे चैप्टर को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेता हूं, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक जो है वो अनइंटेंशनली छूट जाता है. क्लियर है? आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि इन केस कोई टॉपिक मुझसे छूट गया या अनअटेंडेड रह गया और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. डेफिनेटली आई विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास. क्लियर है? ठीक है सर. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस मिशन, 11 दिन 11 चैप्टर. और आज जो चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ योर वोटिंग सिलेक्शन में आया दैट वाज ट्रांसफर प्राइसिंग. क्लियर है? आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चे खुश होंगे इस चैप्टर को लेकर. ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हेवीली वोटेड था ये चैप्टर, लास्ट वाली वोटिंग में भी और इस वाली वोटिंग में भी. क्लियर है? सो वी विल बी टेकिंग अप दिस चैप्टर दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग इन टुडेज मिशन क्लास. ठीक है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव वाले कि हमारे लिए ये चैप्टर है या नहीं. तो एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वाले बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी, आज की क्लास आपके लिए नहीं है. दिस चैप्टर इज नॉट इन CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट. सो ये चैप्टर किसने करना है? CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर अप्लाई होगा. क्लियर है? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट chapter number 3, that is transfer pricing. Before starting this chapter, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है. एज यू ऑल नो, हमने रूटीन क्लास में 12 घंटे लिए हैं इस चैप्टर को वाइंड अप करने में, और इस मिशन में ये चैप्टर को कवर अप करना इन 1 क्लास वैसे तो इजी है अगर यू पीपल कमिट कि आप मेरे साथ बने रहोगे. लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने ही बीच में ड्रॉपिंग करना शुरू कर दिया
तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा इस चैप्टर को एंड तक पढ़ाना। क्लियर है? सो अब ये मैं कितना पढ़ाऊंगा दैट डिपेंड्स अपॉन योर वॉचिंग, कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जहां मुझे लगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिर रहे हैं, मैं ये चैप्टर को उसी समय आज के लिए रोक दूंगा। क्लियर है? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अगर मेरे साथ चाहते हैं कि पूरा चैप्टर मैं आज ही वाइंड अप कर दूं तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन जहां ये ड्रॉपिंग आएगी ये चैप्टर भी मैं वहीं पे ही ड्रॉप कर दूंगा और फिर रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। तो इफ़ यू पीपल वांट कि आपका ये चैप्टर आज खत्म हो जाए तो बने रहिएगा टिल द लास्ट, और मैं देखता रहूंगा कि कितने बच्चे जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर है? ठीक है सर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा जस्ट टू क्रिएट द बेस ऑफ दिस चैप्टर, ताकि जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ें तो आपको एटलीस्ट माइंड में पता रहे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। देखिए नॉर्मली ये चैप्टर क्यों बनाया गया था, जस्ट 1 मिनट देना है आपने मुझे, आपको फिर मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है? पहले रीजन ऑफ दिस चैप्टर समझ लेते हैं। देखिए होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये इंडिया में है बेटा, ठीक है, और दूसरी कंपनी जो है वो भी इंडिया में ही है। ठीक है? दोनों कंपनीज इंडिया में है लेट्स से। ठीक है? अब दोनों कंपनी इंडिया में है तो डेफिनेटली इनकी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया है, राइट। और मान लेते हैं कि ये दोनों कंपनीज आपस में रिलेटेड कंपनीज हैं, एसोसिएटेड है, ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट करती हैं। क्लियर है? किसी भी तरीके से मान लीजिए होल्डिंग सब्सिडरी कोई भी रिलेशन ले लो। ठीक है? ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये प्लास्टिक बेचती है और लेट्स से ये टॉयज बनाकर बेचती है, ठीक है, और टॉयज के लिए प्लास्टिक ना ये एक्स लिमिटेड से ही परचेज करती है, टॉयज के लिए प्लास्टिक कहाँ से लेती है, ये एक्स लिमिटेड से। ठीक है? अब आराम से समझना, क्या इसकी इनकम क्या वाई लिमिटेड की कॉस्ट बनेगी? बिल्कुल भाई, जितना ज्यादा ये सेलिंग प्राइस दिखाएगा इसकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस जितना ये ज्यादा दिखाएगा क्या वाई लिमिटेड की कॉस्ट बढ़ जाएगी? यस। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, आप मुझे बताना क्या गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? देखना जरा इधर, आपने बस इतना बताना है कि गवर्नमेंट को क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। मान लो इसने 2 रुपए का प्लास्टिक खरीदा और ये कहा कि मैं इसको 5 का बेच रहा हूं अपनी ही एसोसिएट को। ठीक है? तो मुझे बताओ एक्स लिमिटेड की इनकम कितनी हो गई? 3 रुपए। इस 3 रुपए पे टैक्स कौन देगा? एक्स लिमिटेड। ठीक है? अब जब इसने 5 की बेची तो क्या वाई लिमिटेड के लिए 5 बिकम्स कॉस्ट, राइट, और इसने बेची मान लो 12 में, तो मुझे बताओ 7 रुपए पे टैक्स कौन देगा? वाई लिमिटेड। क्या बोथ इनकम आर टैक्सेबल इन इंडिया? यस। तो 3 रुपीज पे टैक्स विल बी पेड बाय एक्स लिमिटेड, 7 रुपीज पे टैक्स विल बी पेड बाय वाई लिमिटेड। क्रक्स ऑफ द स्टोरी, टोटल क्या 10 रुपए पे सरकार को टैक्स मिल जाएगा? यस। केस 2, अगर मैं ये कहूं कि ये इसको मैन्युपुलेट कर रहा है, रियल प्राइस 5 ही था बट ये इसको 9 दिखा रहा है। अब मुझे बताओ अगर इसने 9 दिखाया तो क्या होगा? इसकी इनकम 7, इसकी इनकम 3, क्या गवर्नमेंट को अभी भी टैक्स कितने पे मिला? 10 रुपए पे। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या गवर्नमेंट अफेक्टेड बाय द मैन्युपुलेशन ऑफ द प्राइसेस? नो, government is not being affected by any manipulation of the prices, the reason being both the companies were taxable in India. Now let us assume that this Y Limited was in UK, so its income is taxable in UK, it's not taxable in India. ठीक है? ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है क्योंकि इसका मान लेते हैं कि ये यूके में है, इसका पोएम भी यूके में है, तो इसका मतलब ये इंडिया में क्या बन गई? नॉन रेजिडेंट, और इसका पीई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट भी इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया में इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है, तो अगर मैन्युपुलेशंस होती हैं तो मुझे बताओ, अगर एक्स लिमिटेड इंडिया वाली कंपनी अपनी चीजों को इस तरह से मैन्युपुलेट करे कि उसकी इनकम कम हो जाए और यूके वाली कंपनी की इनकम ज्यादा हो जाए, तो सोच के बताना क्या यहां पर एक्चुअल में लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द इंडियन गवर्नमेंट होगा? यस। सो मेरा क्वेश्चन है, कौन सी ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी
जिस पर इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू ऑफ टैक्स इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। कम ऑन। बच्चा कहता है सर वो तभी होगा जब उनमें से एक व्यक्ति इंडिया से बाहर यानी कि नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर यहां पर आ जाता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर का इंटेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। अब लिख लीजिए इंटेंट ऑफ द चैप्टर, लिखो व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द चैप्टर, हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, लिख लीजिए इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। अब आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, इसको तो मैं एक्चुअल में पढ़ाऊंगा फ्रॉम द सेक्शन 92F। तो 92F मुझे बताएगा व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। बट जब तक मैं आपको इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं देता तब तक के लिए आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है एक ऐसा प्राइस जो कि अनरिलेटेड पर्संस के बीच में इन अनकंट्रोल्ड मैनर में फिक्स किया जाता है। क्या मतलब है सर? देखो आप मुझे बताओ x और y ये दोनों रिलेटेड हैं और ड्यू टू दिस रिलेशन क्या इन पे प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सकता है? यस। तो जहां प्राइजेस को कंट्रोल किया जा सकता है वो कभी भी आर्म लेंथ प्राइस नहीं होता। ठीक है ना? तो मुझे बताओ क्या मुझे x और y की ट्रांजैक्शन में जो प्राइस फिक्स हुआ क्या उस पर डाउट हो रहा है? यस। तो अगर मुझे अपने डाउट को खत्म करना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, सेम ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पर्संस अगर मैं चेक करूं इन अनकंट्रोल्ड मैनर तो क्या मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूं क्या कि वेदर दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स ने वाई को बेचा 10 रुपए में। अब गवर्नमेंट को डाउट हो रहा है कि यार ये ना क्योंकि रिलेटेड पर्संस थे और कहीं ना कहीं एक आदमी का दूसरे पे हो सकता है कोई कंट्रोल हो जिसकी वजह से हो सकता है ये प्राइस मैनिपुलेटेड हो। क्लियर है? अब गवर्नमेंट चेक करना चाह रही है कि वेदर ये 10 रुपए सही है या गलत। तो गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी? गवर्नमेंट इसका आर्म लेंथ प्राइस निकालेगी। अब आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा? आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सेम ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पर्संस के बीच में चेक करेगी कि कितने की थी। लेट्स से मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को सेम प्रोडक्ट, हालांकि वो रिलेटेड नहीं है और उनके बीच में किसी तरह का कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी नहीं है, अगर 16 रुपए में किया है तो मुझे बताओ गवर्नमेंट अब क्या बोलेगी, अच्छा तो इसका आर्म लेंथ प्राइस 10 नहीं है, कितना है 16। तो एज पर दिस चैप्टर क्या वो 10 रुपए काट कर क्या उसको 16 कर देगी और आपकी इनकम क्या 6 रुपए बढ़ा दी जाएगी? क्या उस बढ़ी हुई इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी, पेनल्टी भी लेगी? क्या समझ आ गया है? नहीं? यस सर। तो पहले इंटेंट को समझना है। इसका मतलब इंटेंट ऑफ द चैप्टर क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। सिंपल, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। अब एक और चीज लिख लीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इसका मेन इंटेंट रहेगा, आगे लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इसका रहेगा मेन इंटेंशन। ठीक है? लेकिन कब? बिटवीन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। नाउ हु विल टेल मी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता होगा? अभी तो मैंने वैसे बताया नहीं है। बताओ डोमेस्टिक क्यों नहीं लिखा इन्होंने? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया क्या कि अगर ये ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक में होती क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का टैक्स जो भी लॉस था क्या दूसरी कंपनी से कवर हो जाता। इसीलिए ये जब चैप्टर लाया गया था तो इसका इंटेंट सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस पे आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करना था जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 92B के अंदर। क्लियर है? हालांकि बाद में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इसका स्कोप हमें और बड़ा कर देना चाहिए, तो बाद में एक वर्ड और आ गया, दैट वाज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। अब यहां पर याद रखना सभी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगता ये चैप्टर,
स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे लगता है। अब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 BA के अंदर। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे 92 B के अंदर। आर्म लेंथ प्राइस का मीनिंग क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 F के अंदर। क्या पल्ले पड़ गए या नहीं? यस सर। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। तो मुझे 15 मिनट हो गए हैं क्लास को स्टार्ट करे हुए, और अभी हमने सिर्फ क्या समझा, इंटेंट ऑफ दिस चैप्टर क्या है। क्लियर है? सी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरा क्रक्स तैयार कर दूंगा आपके लिए, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपके पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर है? बट मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका एंड तक बने रहना इस सेशन के अंदर बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप नहीं बने रहेंगे तो फिर मैं भी यहां पर अपना चैप्टर हो सकता है क्लोज कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो फर्स्ट टाइम ऑन दिस यूट्यूब चैनल मैं ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज इतना लेंदी चैप्टर होने की वजह से मैंने कभी ये चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाया ही नहीं है। क्लियर है? बट क्योंकि मैं बहुत फॉलो कर रहा था आपकी वोटिंग्स को, एंड मुझे लगा कि आप लोग बहुत सीरियस हो इस चैप्टर को लेकर, दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि ओके फाइन, हम लोग इस बार ट्रांसफर प्राइसिंग लेंगे, ट्रस्टिंग यू पीपल कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और इस सेशन को खराब नहीं होने देंगे। क्लियर है? ठीक है सर। तो मेरा क्वेश्चन है, ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इन दिस चैप्टर वी विल बी लर्निंग डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। सबसे पहले हमने पढ़ना है सेक्शन 92 सबसेक्शन 1, जो बात करेगा अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसका चार्जिंग सेक्शन। चलिए अब इसको हमने कैसे पढ़ना है ध्यान से देखेंगे। सेक्शन 92 को जब हम पढ़ेंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी, तो हमने इसको ना कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देना बेटा। ठीक है? 92(1), 92(2), 92(2A एंड देन 92(3). क्लियर है? बड़े आराम से देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर कब होगी। ठीक है? तो 92(1) ने कहा कि अगर कोई भी इनकम पाई जाती है इन रिस्पेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इट विल बी सब्जेक्ट टू आर्म लेंथ प्राइस। इसका मतलब 92(1) में इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी तरह की कोई इनकम अगर हो रही होगी हमारे यहां पर डोमेस्टिक कंपनी को, तो हम उसमें आर्म लेंथ प्राइस चेक करके वेरीफाई करेंगे कि क्या जो उसने इनकम डिक्लेयर करी वो सही है या गलत। क्लियर है? एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड यूके को कुछ माल बेचा है। ठीक है? और मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में एसोसिएटेड कंपनीज है, यानी कि इनके बीच में प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है? ठीक है सर। अब मान लेते हैं कि इंडिया में टैक्स रेट्स आर हाई एंड यूके में टैक्स रेट्स जो हैं वो थोड़े लो हैं, प्रिज्यूम कर लो आप। ठीक है? तो अब आप मुझे बताओ, टैक्स रेट हाई होने की वजह से एक्स लिमिटेड हमेशा चाहेगी कि मेरी इनकम कम हो जाए, तो इसने वाई लिमिटेड क्योंकि उसकी एसोसिएट थी तो क्या प्राइस मैनिपुलेशन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमने जो माल बेचा है वो 10 करोड़ का बेचा है, यानी कि अपने P&L में उन्होंने जो इनकम डिक्लेयर करी क्या उसके लिए सेल 10 करोड़ रुपए उठाई है। क्लियर है? अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो डेफिनेटली सब इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इन एवरी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देयर विल बी मैनिपुलेशन। गवर्नमेंट को तो सिर्फ डाउट हो रहा है। क्या डाउट के चक्कर में ही ये चैप्टर लाया गया? यस। तो अब ये चैप्टर हमें क्या कहेगा? ओके फाइन, हम लोग चेक करेंगे कि वेदर ये प्राइस जो आप बता रहे हो 10 करोड़ की सेल हुई है ये सही है या गलत। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या गवर्नमेंट उस पर ये चैप्टर लगाएगी और इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या गवर्नमेंट क्या निकालेगी? आर्म लेंथ प्राइस। कम ऑन, क्या निकालेगी? आर्म लेंथ प्राइस। अगर मान लीजिए ये 11 करोड़ आ गया आर्म लेंथ, तो बस इतना बता दीजिए कि गवर्नमेंट अब क्या करेगी। हाँ जी, कौन बताएगा? अगर मैं ये कहूं कि आर्म लेंथ प्राइस 11 करोड़ आ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी?
क्या गवर्नमेंट इस चैप्टर को अप्लाई कर देगी? यस। देखिए आपने कहा था 10, गवर्नमेंट कहती है 11, तो क्या इसमें 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया? यस। तो क्या गवर्नमेंट आपकी इनकम को बाय अप्लाइंग दिस चैप्टर क्या 1 करोड़ से बढ़ा देगी, और इस बढ़ी हुई इनकम पर क्या गवर्नमेंट टैक्स एंड पेनल्टी चार्ज करेगी? क्लियर हो गया सबको? यस सर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था कि एक्स लिमिटेड ने इससे कुछ परचेज करा हो, बिल्कुल हो सकता था। एक्स लिमिटेड ने इससे क्या करा हो, कुछ परचेज करा। अब बच्चा कहता है सर हाँ बात तो सही है, अगर इसने कुछ परचेज करा होगा तो डेफिनेटली ये अपने किताबों में क्या क्लेम करेगी? एक्सपेंसेस। तो बेटा जी 92(1) के एक्सप्लेनेशन में इन्होंने लिख दिया कि इट इज टू बी क्लैरिफाइड, इट इज टू बी क्लैरिफाइड, किसी भी खर्चे का या इंटरेस्ट का अलायंस, अलायंस मतलब अगर ये कंपनी कोई भी खर्चा या इंटरेस्ट क्लेम करेगी रिलेटेड टू एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्या उसको भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन क्या वो भी सब्जेक्ट टू क्या होगा? आर्म लेंथ प्राइस होगा। वो भी सब्जेक्ट टू क्या होगा? आर्म लेंथ प्राइस। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, सेक्शन 92(1) ने कवर अप किया इनकम्स को, एक्सप्लेनेशन ने कवर किया खर्चों को। तो किसी भी तरह का कोई भी इनकम हो या एक्सपेंस हो रिलेटेड टू एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्या डेफिनेटली उसको हम लोग किस में कवर अप करेंगे? इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। और क्या वहां पर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर विल बी एप्लीकेबल? क्लियर है? ठीक है सर। अब 92(2) क्या कहता है? कहता है किसी भी तरह का कोई कॉस्ट एलोकेशन, किसी भी तरह का कोई कॉस्ट एलोकेशन या अपोर्शनमेंट हुआ। अब ये कब होता है? जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड इंडिया और वाई लिमिटेड यूके दोनों मिलकर सपोज करो कोई ज्वाइंट खर्चा करेंगे, ठीक है, कोई ज्वाइंट खर्चा करेंगे इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट, सर्विस, व्हाटएवर। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो ज्वाइंट एक्सपेंस किया जाएगा बाय एक्स एंड वाई, क्या ये भी सब्जेक्ट टू क्या होना चाहिए? आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए। ये भी सब्जेक्ट टू क्या होना चाहिए? आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए। तो ऐसा सेक्शन 92(2) ने कह दिया कि अगर किसी भी तरह का कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट्स, एंड इफ थ्रू दैट म्यूचुअल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किसी भी खर्चे को, किसी भी कॉस्ट को, किसी भी सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चों को ज्वाइंटली अगर किया जाता है, तो उसका कोई भी कॉस्ट एलोकेशन या अपोर्शनमेंट जब आप करेंगे तो उसको भी सब्जेक्ट टू क्या रखा जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस रखा जाएगा। क्यों? ऐसा ना हो कि आपने वो सब चीजें गलत एलोकेट करके क्या इंडियन कंपनी पे बर्डन ज्यादा डाल दिया हो, जिससे इंडियन कंपनी की इनकम गिर जाए। क्लियर है? तो इन सब इंटेंशन के साथ यहां पर भी क्या लगाया जाएगा? आर्म लेंथ प्राइस। फिर आ जाता है 92(2)(a). 92(2)(a) कब लगता है? ध्यान रखना, ये कहेगा एनी इनकम, एनी एक्सपेंस, एनी एलोकेशन अगर किया जा रहा था इन रिलेशन टू एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, तो वो भी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, तो वो भी सब्जेक्ट टू क्या होगा? आर्म लेंथ प्राइस होगा। क्लियर है? ठीक है सर। और 92(3) वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वो कहता है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर तभी लगेंगे अगर बाय अप्लाइंग दिस चैप्टर आपकी इनकम या तो बढ़ जाए या आपके खर्चे रिड्यूस हो जाए। याद रखना, या तो आपकी इनकम बढ़ जाए या आपके खर्चे रिड्यूस हो जाए। बच्चा कहता क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, अगर अप्लाइंग दिस चैप्टर तुम्हारी इनकम को बढ़ा रहा है, अगर बाय अप्लाइंग दिस चैप्टर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तभी तो हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर बाय अप्लाइंग दिस चैप्टर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तभी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, और अगर बाय अप्लाइंग दिस चैप्टर तुम्हारे खर्चे गिरेंगे तभी तो सरकार को टैक्स मिलेगा। तो इसका मतलब प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर कब लगते हैं? अगर बाय अप्लाइंग दिस चैप्टर तुम्हारी इनकम बढ़ जाए या तुम्हारे खर्चे रिड्यूस हो जाए। क्लियर हो गया? एंड दैट्स ऑल विद माय सेक्शन 92 सबसेक्शन 1, 2, 2A एंड 3। वेरी गुड। अब चलते हैं जरा मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ठीक है,
देखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ना इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या होती है, और यहां पर हम पढ़ेंगे डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शंस भले ही इंटरनेशनल नहीं है लेकिन हम उसको डीम कर लेंगे कि वो भी क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही मानी जाएंगी। अब देखिए 92B1 में इन्होंने किसको कवर किया, ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कब कहलाएगी, जब ईदर वन और बोथ। देखो लिख लीजिए, कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कब कहलाएगी, अगर ये ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइजेस होना चाहिए। पहली बात तो टू और मोर क्या होना चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये थी कि इनमें ईदर वन और बोथ कैन बी नॉन रेजिडेंट। ये दो बातें आपको समझनी होंगी। 92B1 से पूछा गया कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या मतलब होता है, तो उसने क्या बोला, एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जिसमें कोई एक या दोनों क्या होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। अब एक बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, अगर दोनों नॉन रेजिडेंट हुए तो फिर उस पर ये चैप्टर क्यों लगा रहे हो। बिल्कुल सही, तो लिखेंगे जरा, इन केस इफ बोथ आर नॉन रेजिडेंट तो इनकम ऑफ एनी वन मस्ट बी टैक्सेबल इन इंडिया। तो किसी एक की इनकम जो है वो टैक्सेबल होनी चाहिए कहां पर, इंडिया में। उम्मीद करता हूं क्लियर टू एवरीवन। क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं, आंसर इज यस। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, सेक्शन 92B1 कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल तभी कहलाएगी जब बिटवीन टू और मोर एसोसिएट होती है और उनमें से कोई एक या दोनों नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। इन केस अगर दोनों नॉन रेजिडेंट होंगे तो आपको इंश्योर करना होगा किसी एक व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होनी चाहिए। क्लियर है। अब पंगा पड़ गया कि यहां पर 92B2 ने यहां पर एक कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो एक बच्चे ने पूछा सर ये डीम्ड क्या होता है, तो अब देखिए यहां पर लॉ ने क्या कहा। लॉ ने कहा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉन एसोसिएटेड पाई गई उसे भी डीम्ड एज इंटरनेशनल माना जा सकता है। मैं रिपीट करूंगा, उसे भी इंटरनेशनल माना जा सकता है दो सिचुएशंस के बेसिस पर। रिपीट करूंगा, लिखो डीम्ड इंटरनेशनल वर्ड कब आया, जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज थी, टू और मोर नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज थी, उसे भी मान लिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर 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 क्या सर, दो कंडीशन है। आई वांट कि इसको आप एक बार रीड करो फिर मैं आपको समझाता हूं इन दोनों का मतलब क्या था। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या था, एक बार आई वांट कि एक बार आप थोड़ा सा बुक से पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपको रिटेन रहेगा। ठीक है, क्या था, इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रायर एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन, अगर उसमें एग्जिस्ट करेगा कोई प्रायर एग्रीमेंट इन रिलेशन टू द रेलेवेंट ट्रांजैक्शन बिटवीन सच अदर पर्सन एंड एसोसिएट। क्या मतलब है, आइए समझते हैं, समझने पे ध्यान देते हैं क्या मतलब है। मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड यूके था और इसका एसोसिएट था वाई लिमिटेड। इसका एसोसिएट कौन था, वाई लिमिटेड। लेकिन इनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती, क्या वो 92B1 में फंस सकती थी, बिल्कुल। तो इन्होंने 92B1 ना लगे क्या, इसलिए इन्होंने एक मैनिपुलेशन करा। और मैनिपुलेशन क्या करा, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक्स लिमिटेड जो है ना जेड लिमिटेड को माल बेच दे। एक्स लिमिटेड किसको माल बेच दे, जेड लिमिटेड को माल बेच दे, विद द कंडीशन कि जेड लिमिटेड माल किसको देगी, वाई लिमिटेड को। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये नॉन एसोसिएटेड थे, यस ये क्या थे, नॉन एसोसिएटेड। लेकिन लॉ क्या कहता है, इसे भी मैं क्या मान लूंगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर अप कर लूंगा। कब, इफ देयर एग्जिस्ट प्रायर अग्रीमेंट बिटवीन सच अदर पर्सन एंड एसोसिएट। क्या समझ आ गया या नहीं।
आई होप सो लैंग्वेज तभी रिटेन कर पाएंगे जब आप इस पॉइंट को समझेंगे। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन है, इन जनरल 92B1 क्या कहता है? क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आने के लिए क्या आपका एसोसिएट होना जरूरी है? आंसर इज यस। इन जनरल हमने ये भी पढ़ा कि उनमें से कोई एक या दोनों नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। अगर दोनों नॉन रेजिडेंट हुए तो किसी एक व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होनी चाहिए। ये हो गया 92B1। 92B2 कहता है, सर ध्यान रखिएगा, अगर इवन इफ यू आर नॉन एसोसिएटेड तो भी मैं आपकी ट्रांजैक्शन को क्या बोल सकता हूं? इंटरनेशनल बोल सकता हूं। लेकिन कब? अगर उनके बीच में एक प्रायर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता होगा। किन के बीच में? सच अदर पर्सन, हाँ जी, सच अदर पर्सन एंड एसोसिएट के बीच में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये लैंग्वेज अब क्लियर हो गई है। एंड या फिर द टर्म्स ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन किया गया था इन सब्सटेंस बिटवीन ईच सच अदर एंड एसोसिएट। मतलब जितनी भी मेन टर्मिनोलॉजीज थी क्या वो पहले से ही डिटरमाइन कर ली गई थी? क्लियर है? यस सर। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमने पढ़ा, क्या 92B2 क्या ये डीम्ड इंटरनेशनल में कवर अप हो जाएगा? क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसमें एक क्लैरिफिकेशन भी आई थी कि वो जो सच अदर पर्सन है ना, वो रेजिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो सच अदर पर्सन जो है वो इंडिया का ही हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि ये Z यूके में होता और Y इसके साथ काम करता। क्या तो भी इसको हम इस सेक्शन में ला सकते हैं? क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमें क्लियर हो गई। अच्छा, कौन मुझे बताएगा क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जब भी मैं बात करूंगा, क्या वो ट्रांजैक्शन परचेज, सेल, प्रोविजनिंग ऑफ एनी सर्विस, लेंडिंग ऑफ एनी लोन्स, कुछ भी हो सकता है? यस। तो ऐसा ही हमसे यहां पर 92B1 ने कुछ वर्ड्स लिख दिए थे। उन्होंने कहा था, इट मे बी इन द नेचर ऑफ परचेज, सेल, लीज ऑफ टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी, प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी। समझ आ रही है? और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका बियरिंग किस पर आएगा? प्रॉफिट्स पर आएगा, इनकम पर आएगा, लॉसेस पर आएगा, एसेट्स पर आएगा। क्लियर है? एंड इसमें इंक्लूड किए जाएंगे हर वो म्यूचुअल अग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट जिसमें कॉस्ट एलोकेशन या अपोर्शनमेंट्स की जाती है। क्लियर है? यस सर। सेक्शन 92B लॉक कर दीजिए। वेरी गुड। तो हमने सेक्शन 92 पढ़ लिया, 92B पढ़ लिया, लेकिन 92B के अंदर बार बार एक शब्द आ रहा था, कौन सा? एसोसिएट एंटरप्राइजेस। कौन सा वर्ड आ रहा था? एसोसिएट एंटरप्राइजेस। तो पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसोसिएट एंटरप्राइजेस? तो एसोसिएट एंटरप्राइजेस का मीनिंग समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 92A के पास। आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म एसोसिएट एंटरप्राइजेस गिवन इन सेक्शन 92A। अब 92A को भी जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे दो मीनिंग ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेस। एक हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 1 में और एक पढ़ेंगे हम सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 1 जो था ना, वो जनरल मीनिंग था। जनरल का मतलब क्या होता है? जिसमें कहीं पर कुछ भी स्पेसिफिकेशंस नहीं थी। पढ़ के देखते हैं क्या है। कहते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइजेज इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज मींस एन एंटरप्राइज जो पार्टिसिपेट करेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल और कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज। कहते हैं कोई भी दो एसोसिएट कब कहलाएंगी? जब कोई एक एंटरप्राइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेगी जल्दी बताओ? डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज क्या करेगी? मैनेज या कंट्रोल करेगी कैपिटल ऑफ द अदर एंटरप्राइज को। क्लियर है? लेकिन इसमें जनरल वर्ड क्यों आया? ये नहीं बताया गया 92A1 के अंदर कि कितना कंट्रोल और कितना कैपिटल होना चाहिए। यहां पर ये शब्द मिसिंग थे। उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होना चाहिए और कैपिटल में पार्टिसिपेट करे, लेकिन कितना कंट्रोल, कितना मैनेजमेंट और कितनी कैपिटल 92A1 में नहीं बताया गया। और ऐसे ही इन्होंने ये भी लिखा, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वन और मोर पर्सन हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन इट्स मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल आर सेम पर्सन हु पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट ऑफ द अदर एंटरप्राइज। क्या मतलब है? आइए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज करो एक्स लिमिटेड जो थी वो वाई लिमिटेड की कैपिटल में पार्टिसिपेट कर रही थी लेट्स से, और एक्स लिमिटेड जो है वो जेड लिमिटेड की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में भी क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है। तो ऐसे में 92A2 ने क्या कहा कि अगर कोई दो कंसर्न्स ऐसी होंगी जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति का कंट्रोल
या मैनेजमेंट या कैपिटल हुआ तो इन दोनों को भी क्या मान लिया जाएगा, एसोसिएट मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो x का y में है तो ये 92A1 में आ गया, x का z में है 92A1 में आ गया, लेकिन क्या x का क्योंकि दोनों में था तो क्या वो दोनों भी एसोसिएट बन जाएंगे, 92A2 ने कह दिया। क्लियर है या नहीं? तो 92A2 बेसिकली इनडायरेक्टली एसोसिएट बनाएगा y और z को ड्यू टू x, क्योंकि कंट्रोल मैनेजमेंट एक ही यूनिट का ईच ऑफ 2 यूनिट में था तो क्या वो 2 यूनिट भी अपने आप क्या कहलाएंगी, एसोसिएट बन जाएंगी। क्लियर है? यस सर। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सेक्शन 92A1 में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि कंट्रोल मैनेजमेंट कितना, कैपिटल कितनी। तो फिर ऐसे में मैं मान के चलता हूं कि 92A1 में एम्बिग्विटी रही होगी। यस, तो इसीलिए फिर आया 92A2। अब 92A2 जब आया तो उसने चीजों को स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया, उसने चीजों को नंबरिंग देनी शुरू कर दी कि कंट्रोल मैनेजमेंट कितना, वोटिंग कितनी, कैपिटल कितनी, लोन कितना, गारंटी कितनी। तो ये सारे पॉइंट कहां लिखे हुए थे, 92A2 के अंदर लिखे हुए थे, और पेपर में 92A2 में से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वो सारे पॉइंट बड़े ध्यान से हमें समझने होंगे। क्लियर है? ठीक है सर, शुरू करते हैं। क्या कहता है वो कहता है कि सबसे पहले तो हम एसोसिएट किसको मानेंगे, अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर एक एंटरप्राइज होल्ड करती पाई जाएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर्स, अगर एक एंटरप्राइज होल्ड करती पाई जाएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर्स, किसके, कैरिंग नॉट लेस देन 26% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मतलब अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड की मिनिमम 26% की वोटिंग पावर होल्ड करी हुई है तो हम कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई बोथ आर एसोसिएट्स, एक्स एंड वाई बोथ आर एसोसिएट्स। ठीक है, इसी तरह से नाउ व्हाट इज बी, क्लॉज बी में कहा गया कि अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो एंटरप्राइजेस में मिनिमम 26% की वोटिंग पावर अगर हेल्ड बाय एनी थर्ड पर्सन तो फिर वो दोनों भी क्या बन जाएंगी, एसोसिएट बन जाएंगी। तो पढ़ेंगे जरा, एनी पर्सन एंटरप्राइज होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर कैरिंग नॉट लेस देन 26% इन ईच ऑफ सच। यहां पर ईच ऑफ सच का मतलब क्या है, देखो अगर मान लीजिए एक्स और वाई ये दोनों भी एंटरप्राइज हो सकती हैं एसोसिएट, अगर इन दोनों में कोई एक व्यक्ति मिनिमम 26% की वोटिंग पावर होल्ड करता है इन दोनों एंटरप्राइजेस में। आई होप सो इट इज वेरी सिंपल। क्यों, देखो अगर मेरा मिनिमम 26% का वोटिंग पावर है तो मेरे बिना एसआर पास नहीं हो सकता। यस, तो क्या जेड एक्स को कंट्रोल करेगा? यस, बताओ इसमें भी मेरा मिनिमम 26% है तो क्या जेड वाई को भी कंट्रोल करेगा? यस, तो अगर मैं जेड एक्स को भी कंट्रोल करेगा, Z Y को भी कंट्रोल करेगा, क्या वो X और Y के बीच में ट्रांजैक्शन करवा सकता है? यस, तो जब वो X और Y के बीच में ट्रांजैक्शन करवाएगा तो क्या वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कहलाएगी, सॉरी ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट कहलाएगी। कम ऑन, ट्रांजैक्शन बिटवीन क्या कहलाएगी, वो एसोसिएट कहलाएगी। क्लियर हो गया? यस सर, बी भी समझ आ गया। तीसरा वो कहता है कि अगर कोई एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती पाई गई जो कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 51% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ द अदर एंटरप्राइज। एग्जाम्पल, मान लो अदर एंटरप्राइज की टोटल एसेट्स की बुक वैल्यू है 100 करोड़, तो उसका 51% के बराबर का लोन अगर कोई एक दूसरे को देता पाया गया तो ये भी मान लिए जाएंगे एसोसिएट एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट, अगर वन एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को गारंटी देती पाई गई, कितनी, नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स। मान लो ए ने टोटल बोरोइंग्स करी हैं 100 करोड़ की और अगर उसके लिए उसने बड़े सारे गारंटर्स लिए हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी एक ऐसा गारंटर जिसने मिनिमम 10% या उससे ऊपर की टोटल बोरोइंग्स की गारंटी दी होगी वो कहलाएगा एसोसिएट। कम ऑन, क्या कहलाएगा, एसोसिएट। सी, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है,
एक्चुअली में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है जहां पर इस तरह के रिलेशंस आएंगे तो कहीं ना कहीं वो एंटरप्राइज इसको कंट्रोल करेगी, और जहां कंट्रोल आएगा क्या प्राइस में मैनिपुलेशन आएगा, और जहां मैनिपुलेशन आएगा क्या वो प्राइस हमेशा शक के दायरे में आएगा, और उसी प्राइस के लिए क्या हम आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो गया या नहीं? तो फटाफट से एक एक करके दोबारा बोलना। चार मैंने बताए हैं। पहला, मिनिमम 26% ऑफ द वोटिंग पावर। दूसरा, दो एंटरप्राइज जिसमें मिनिमम 26% ऑफ द वोटिंग पावर इज बीइंग हेल्ड बाय एनी थर्ड वन, तो क्या वो दो एंटरप्राइज भी आपस में क्या कहलाएंगी? एसोसिएट। तीसरा, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देती पाई गई जो कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। चौथा, अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग का मिनिमम 10% या उससे ज्यादा अगर गारंटी देती पाई गई तो वो भी क्या बन जाएगी? एसोसिएट। वेरी गुड। पांचवा, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। कहते हैं अगर हाफ से ज्यादा डायरेक्टर या मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज, मैं रिपीट करूंगा, एक एंटरप्राइज के आधे से ज्यादा डायरेक्टर या आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड को अपॉइंट किया गया किसी दूसरे के द्वारा। मैं रिपीट करूंगा, एक एंटरप्राइज के आधे से ज्यादा डायरेक्टर, आधे से ज्यादा मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द अदर एंटरप्राइज। सिमिलरली ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगर किसी एक एंटरप्राइज का एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, याद रखना, एक या उससे ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द अदर एंटरप्राइज। याद रखना, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएगा तो वन और मोर, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड आएगा तो वन और मोर, और अगर नॉर्मल डायरेक्टर आएगा तो मोर देन हाफ। तो चलो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। अगर एक एंटरप्राइज के टोटल डायरेक्टर्स के आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट किसने करा है? कम ऑन, किसी दूसरे ने, तो क्या वो बनेगा? एसोसिएट। यस। और अगर वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वन एंटरप्राइज आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द अदर, वो भी क्या बनेंगे? एसोसिएट। ठीक है। फिर ऐसे ही, मोर देन हाफ मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ वन एंटरप्राइज आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द अदर, तो भी वो क्या बनेंगे? एसोसिएट। और वन और मोर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ वन एंटरप्राइज आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द अदर, वो भी क्या बनेंगे? एसोसिएट्स। क्लियर हो गया? यस सर। ऐसे ही छठा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको यहां पे समझा रहा हूं। मान लो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के मान लो 10 डायरेक्टर में से 6 डायरेक्टर अपॉइंट करे हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो एक्स और वाई ये दोनों पांचवें पॉइंट के तहत क्या एसोसिएट बन गए? यस। और अगर एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के टोटल डायरेक्टर 12 थे और उसने 7 अपॉइंट करे हैं, तो क्या ये भी एसोसिएट बन गया? यस। तो लॉ कहता है कि अगर मोर देन हाफ ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू एंटरप्राइजेस आर बीइंग अपॉइंटेड बाय वन, तो दीज टू विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्या? एसोसिएट एंटरप्राइज। बिल्कुल सेम चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? अगर किसी दो एंटरप्राइजेस के मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या वन और मोर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड आर बीइंग सिलेक्टेड बाय वन कॉमन पर्सन, इन दैट केस दीज टू एंटरप्राइज विल ऑल्सो बिकम क्या? एसोसिएट टू ईच अदर। तो मेरे ख्याल से 6 मीनिंग मैंने आपको पढ़ा दिए, आपको कल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 7वें मीनिंग पे। 7वां मीनिंग कहता है कि अगर इन केस किसी भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, आर्टिकल या बिजनेस कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज अगर पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पर? ऑफ यूज ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस ऑफ और एनी अदर बिजनेस या कमर्शियल राइट्स ऑफ द सिमिलर नेचर या डाटा कम्युनिकेशन, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन रिलेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, of which the other enterprise or the other enterprise is the owner or in respect of which the other enterprise has the exclusive right। क्या मतलब है? देखो, आज हम मारुति की बात करते हैं। देखिए, मारुति को नो हाउ कौन देता है? सुजुकी। तो मुझे बताओ, क्या अगर मैं ये कहूं कि मेरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पर? नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, समझ है, सीक्रेट फॉर्मूलाज, ये सब चीजें, और वो सब चीजें
ओन्ड बाय एनी अदर एंटरप्राइज है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या इसमें कंट्रोल दिख रहा है आपको? यस। तो जहां एक व्यक्ति की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, आर्टिकल, डिजाइन डिपेंड करता है किसी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह पे, लाइसेंस पे, जिसका कोई दूसरा एंटरप्राइज ऑनर है या उस एंटरप्राइज के पास उसका कंट्रोल है, तो क्या कहीं ना कहीं हम दोनों आपस में क्या बनेंगे? एसोसिएट। रीजन, क्या वो मुझे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर सकता है? यस। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मारुति और सुजुकी क्या आपस में एसोसिएट बन जाएंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मारुति की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पेटेंट, नो हाउ या जो भी लाइसेंस वगैरह चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्या सुजुकी इज द ऑनर ऑफ दैट। तो क्या सुजुकी कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है मारुति को? आंसर इज यस। तो क्या सुजुकी और मारुति कैन बी कॉल्ड एज एसोसिएट? आंसर इज यस। यस। तो दिस इज द वे वी नीड टू फाइंड आउट वेदर टू एंटरप्राइजेज आर एसोसिएट और नॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बने रहिएगा। एच पॉइंट पढ़ेंगे, क्या लिखता है? कहता है कि अगर 90%, मिनिमम कह रहा है वो, 90% ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय वन एंटरप्राइज अगर सप्लाइड बाय द अदर एंटरप्राइज, मतलब जितना रॉ मटेरियल चाहिए मुझे, उसका मिनिमम 90% ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाइड बाय द अदर एंटरप्राइज है, या फिर आप कह सकते हो कि जो अदर एंटरप्राइज है ना, वो उसके कंट्रोल में है वो सारा, तो फिर ऐसे में वो एंटरप्राइज कहीं ना कहीं मुझे डोमिनेट कर सकती है। तो लॉ ने कहा आप दोनों को भी हम क्या बनाएंगे? एसोसिएट्स बनाएंगे। तो ये नंबर आपने याद रखने हैं बेटा, बस ये नंबर का ही रोल है, क्योंकि पेपर में ये नंबर्स पे ही क्वेश्चन आता है। क्लियर है? ठीक है सर। तो 90% और द मोर ऑफ द रॉ मटेरियल या कंज्यूमेबल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कैरिड आउट बाय वन एंटरप्राइज आर बीइंग सप्लाइड बाय द अदर एंटरप्राइज। क्लियर है? ठीक है। अब आई पढ़ेंगे जरा। कहता है गुड्स, अगर मान लीजिए मैं कुछ भी बनाता हूं, अगर मैं ये कहूं कि वॉट एवर आई एम मैन्युफैक्चरिंग, इट इज बीइंग टेकन बाय समवन, एंड वो ही मेरे प्राइस को भी डिटरमाइन करता है, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं मैं डिपेंडेंट हूं उस व्यक्ति पे? यस। तो लॉ कहता है कि अगर गुड्स या आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू द अदर and the prices and other conditions related to these are influenced by the such other enterprise, तो फिर वो कहीं ना कहीं क्या होगा? एसोसिएट बन जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करिए कि मैंने एक यूनिट लगाई है, ठीक है, और उसमें मैं जो भी बनाता हूँ ना, वो सारा का सारा प्रोडक्ट मान लो हिंदुस्तान लीवर मुझसे खरीदता है, और मेरा कोई बायर ही नहीं है, और क्योंकि हिंदुस्तान लीवर सारा प्रोडक्ट खरीदता है तो डेफिनेटली वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। यस। तो क्या प्राइजेस एंड अदर जो भी कंडीशंस होती होंगी, क्या वो डिटरमाइन हिंदुस्तान लीवर करेगा? बिल्कुल। तो लॉ कहता है कि ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, तो हम मान के चलेंगे कि आप दोनों आपस में क्या हो? एसोसिएट्स हो। क्लियर है? ठीक है सर। फिर वो कहता है कि वेयर वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल एंड द अदर इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल या फिर उसके फैमिली मेंबर, या ज्वाइंटली बाय द इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर, तो डेफिनेटली हम मान के चलेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट है। क्लियर है? ठीक है सर। ऐसे ही अगर कोई वन एंटरप्राइज कंट्रोल्ड बाय HUF and the other being controlled by the member of HUF या फिर relatives of those member या jointly by the member and their relatives will be treated as associate। सिंपल है ना? क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है? देखो, एक एंटरप्राइज मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा था, दूसरा मिसेस एक्स यानी कि उसकी वाइफ कंट्रोल कर रही थी, क्या ये आपस में एसोसिएट हैं? यस। अगर मैं कहूं कि मिसेस एक्स के साथ मिस्टर वाई जो कि ब्रदर है, किसका? मिस्टर एक्स का, तो क्या ये भी हम मान के चलें? कम ऑन यार। यस। तो वो यही कह रहे हैं ना, या तो इंडिविजुअल या उसके रिश्तेदार, या ज्वाइंटली बाय द इंडिविजुअल और उसके रिश्तेदार। क्लियर है? ठीक है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ एसोसिएट को। कहते हैं वेयर वन एंटरप्राइज, मान लो फर्म या एओपी है, पहली एंटरप्राइज क्या है? या तो फर्म या एओपी, और जो दूसरी एंटरप्राइज है ना, वो उस एंटरप्राइज में मिनिमम 10% का शेयर होल्ड करती है, मिनिमम 10% का शेयर होल्ड करती है उस फर्म या एओपी में, तो भी वो क्या बन जाएगी? एसोसिएट बन जाएगी। क्लियर है? सो दीज वर द मीनिंग्स ऑफ एसोसिएट एंटरप्राइजेस गिवन टू अस बाय सेक्शन 92A। क्लियर है? तो मैं आपको विद इन 2 मिनट पूरा का पूरा लर्न करवा रहा हूं, आइए देखते हैं जरा।
चलिए अब 2 मिनट के अंदर ना मैं आपको सारा एसोसिएट पूरा रिवाइज करके दिखाता हूँ, देखना कितना आसान है। और अगर आपको समझ आ गया तो नीचे आपने लिखते रहना इन द कमेंट बॉक्स। शुरू करें, ठीक है सर। पहला नंबर, सर सोच के देखो, अगर ए बी में, ए एंटरप्राइज बी एंटरप्राइज में मिनिमम कितना होल्ड करता पाया गया, 26% ऑफ द वोटिंग पावर। या फिर ए और बी में दोनों में कॉमनली सी क्या करता पाया गया, होल्ड मिनिमम 26% ऑफ द वोटिंग पावर। तीसरे नंबर पे ए ने लेट्स से बी को लोन दे दिया और वो लोन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। या ए जो है ना वो बी को गारंटी दे रहा है फॉर द लोन्स जो भी उसने बोरोइंग्स करी हैं, और वो मिनिमम गारंटी कितना होना चाहिए, 10% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स मिनिमम अगर आप गारंटी देते हो तो आप बन जाएंगे एसोसिएट्स, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि अगर मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मोर देन हाफ ऑफ द गवर्निंग मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या वन और मोर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड को अपॉइंट किया जाता है बाय द अदर एंटरप्राइज, तो क्या वो भी एसोसिएट कहलाएंगी? आंसर इज यस। दो एंटरप्राइजेस के मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या वन और मोर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द थर्ड वन, क्या उसको भी हम मान के चलेंगे? क्या सर उसको भी हम मान के चलेंगे कि यस वो भी क्या है, एसोसिएट्स हैं, ठीक है सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि मेरी रॉ मटेरियल की जो भी रिक्वायरमेंट है 90% या उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरे पे कंट्रोल करोगे और आप मेरे साथ क्या बन जाओगे, एसोसिएट, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने प्रोडक्ट या किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस या किसी भी डिज़ाइन, किसी भी चीज़ की अगर मुझे ज़रूरत है जिसके आप सोलली या तो मालिक हो या अगर आपके कंट्रोल में है, तो क्या आप मेरे बन जाएंगे एसोसिएट, राइट। सर इसके साथ मैंने कहा कि जो भी मैं बनाता हूँ अगर वो सारा का सारा प्रोडक्ट आप खरीदते हो और इसका प्राइस और अदर कंडीशन भी आप ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो फिर आप मेरे क्या बन जाएंगे, एसोसिएट। अगर वन एंटरप्राइज इज बीइंग कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय द इंडिविजुअल, द अदर इज ऑल्सो बीइंग कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेम इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव या जॉइंटली बाय द इंडिविजुअल और रिलेटिव, तो वो भी क्या बनेंगे, एसोसिएट्स। इसी तरह से फिर हमने एक और पढ़ा कि अगर कोई वन एंटरप्राइज इज बीइंग मैनेज, वन एंटरप्राइज जो है वो अगर जल्दी बोलो कंट्रोल मैनेज बाय एचयूएफ और दूसरी इज आल्सो बीइंग कंट्रोल मैनेज बाय द मेंबर ऑफ एचयूएफ या उसके रिलेटिव या मेंबर एंड रिलेटिव जॉइंटली, तो वो भी क्या बन जाएगी, एसोसिएट। ऐसे ही हमने लास्ट में पढ़ा कि अगर कोई वन एंटरप्राइज इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द फर्म या एओपी बीओआई एंड द अदर इज बीइंग मैनेज्ड, जो अदर एंटरप्राइज है वो मिनिमम होल्ड करेगी 10% इंटरेस्ट इन दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज ही मानेंगे। क्या मैं यहां तक इसको लॉक कर सकता हूं? आंसर इज यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर कुछ क्वेश्चन लास्ट में पूछूंगा तो आई वांट यू पीपल टू आंसर, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स, लास्ट में, अभी नहीं, ठीक है। तो कौन मुझे बताएगा क्या सेक्शन 92 हमें पल्ले पड़ गया? सर बिल्कुल समझ आ गया, ठीक है। क्या हमें मीनिंग ऑफ एसोसिएट समझ आ गया? यस सर समझ आ गया। क्या हमें 92B समझ आ गया, मीनिंग ऑफ, कम ऑन, क्या, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। अब 92BA में हमें बताया गया था मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये हम बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे बच्चे। मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन को हम कब पढ़ेंगे? बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, ठीक है सर। सर और बताओ क्या पढ़ना है इसके अंदर? अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 92C। 92C बेसिकली हमें सिखाता है मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, मेथड्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। तो अब लॉ हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ मुझे कहता है कि अगर हमें आर्म लेंथ प्राइस निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ मेथड्स बताए गए हैं और लॉ मुझे कहता है उनमें से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है? तो पहले हम जानेंगे कि मेथड कौन से हैं, फिर हमें खुद समझना होगा कि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड मेरे लिए कौन सा होगा, और जो भी मेरे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा, उसको मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेक्शन 92C के अंदर मेथड्स कौन कौन से थे। तो सर मेथड कौन कौन से थे, आइए जरा मेरे साथ एक बार जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड थे जो हमें 92C के अंदर दिए गए थे। आप में से किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखना शुरू कर दो, जल्दी बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं।
कप मेथड, बहुत बढ़िया। पहला मेथड का नाम क्या है? कप मेथड। दूसरा आरएसपी मेथड। आरएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? रीसेल प्राइस मेथड। तीसरा होता है कॉस्ट स्प्लिट मेथड। चौथा होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। और पांचवा होता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। और लास्ट में एनी अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। कुल मिलाकर 6। छठा तो कुछ भी नहीं है, प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड कुछ भी हो सकता है। अब मेरे पहले 5 मेथड दोबारा से बता दो। एक कौन सा? कप। कप का मतलब होता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। सारे बोलेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड को हम बोलते हैं कप मेथड। वेरी गुड सर। दूसरे नंबर पे कौन है? सर दूसरे नंबर पे कौन सा था? पहले नंबर पे था सर कप, दूसरे नंबर पे था रीसेल प्राइस मेथड। कौन सा था? रीसेल प्राइस मेथड। कौन सा था? रीसेल प्राइस मेथड। वेरी गुड। फिर अगले नंबर पे कौन सा था? आरएसपी के बाद था सर हमारा कॉस्ट स्प्लिट मेथड। कौन सा था? कॉस्ट स्प्लिट मेथड। वेरी गुड। फिर कौन सा था? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। फिर कौन सा था? नेट ट्रांजैक्शनल मार्जिन मेथड। और लास्ट में कौन सा था? एनी अदर मेथड विच मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड का मतलब यहां पर क्या है? सीबीडीटी। बोर्ड का मतलब क्या है? सीबीडीटी। क्या सबको क्लियर है? यस सर, हमें समझ आ गया। कुल मिलाकर हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। क्लियर है? अब इन पांचों मेथड्स पे मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर इन में से कोई भी मेथड को यूज करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? ठीक है सर। अब चलते हैं जरा आगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? मैंने पहले ही बोला, कहने को मेथड तो 6 हैं, लेकिन हमें 6 यूज नहीं करने। हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है जो भी इनमें मोस्ट क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा। कम ऑन, इनमें जो मोस्ट क्या होगा? एप्रोप्रिएट होगा। तो उन्होंने क्या बोला? द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड विच इज रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी अप्लाइड। सब सेक्शन 1 में जो भी इनमें मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हो उसे आप यूज कर लीजिएगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। कम ऑन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आया बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया, और वो ये कि अगर वाइल अप्लाइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, अगर हमारे पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ आ गए तो क्या करेंगे? हो सकता है, बिल्कुल। मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड मान लो आपने कप मेथड लगा दिया, और कप मेथड लगाते ही आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ आ गए तो क्या करेंगे? तो अब लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। लॉ कहता है कि जहां आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ आ जाएंगे तो वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा रूल। कम ऑन, क्या लगाना पड़ेगा? रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रूल कौन सा है? रूल 10CA लगाना पड़ेगा। जल्दी बताओ, रूल क्या लगाना पड़ेगा? 10CA। अब मैं 10CA भी रूल अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश अभी क्या चल रही है? आपके दिमाग में पहले चैप्टर को रिटेन करवाने की। ठीक है ना? पहले जब तक चैप्टर रिटेन नहीं होगा ना, तब तक आपको मैं बीच बीच में अगर क्वेश्चन आंसर साथ साथ कराता जाऊंगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि रूल 10CA में क्या लिखा था। ठीक है? देखो, अगर वाइल अप्लाइंग रूल 10CA, अब रूल 10CA के अंदर ना ये हमें क्लॉज पढ़ना है। ठीक है? ध्यान से सुनना क्या लिखता है। कहता है इन केस अगर जो डेटा सेट आपने निकाला, डेटा सेट का मतलब समझ रहे हैं? जो भी आर्म लेंथ प्राइसेस आपने निकाले, अगर वो एक से ज्यादा हैं, कम ऑन, अगर वो एक से ज्यादा पाए गए हैं, लेस देन 6 थे वो, अगर वो एक से ज्यादा थे बट 6 से कम थे, एक से ज्यादा थे बट 6 से कम थे, तो वो कहता है आर्म लेंथ प्राइस शैल बी अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल वैल्यूज इंक्लूडेड इन द डेटा सेट। मतलब आप अर्थमेटिक मीन निकाल देना, सिंपल। क्या निकाल देना? अर्थमेटिक मीन। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मान लो हमने मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करा और हमारे पास 3 आर्म लेंथ आ गए, तो बताओ फिर आर्म लेंथ क्या लेंगे? अब अर्थमेटिक मीन ऑफ 3। कम ऑन, क्या लेंगे? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर? तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3। तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3। समझ आ रहा है? यस सर, तीनों को हम ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट ने हमें एक रिलैक्सेशन दे दिया। क्या? गवर्नमेंट कहती है प्रोवाइडेड अगर वेरिएशन बिटवीन आर्म लेंथ प्राइस सो डिटरमाइंड, मतलब जो एवरेज करके आर्म लेंथ आया था,
and the price at which international transaction या specified domestic transaction has been actually undertaken, या जो एक्चुअल में आपने किया था, मतलब आपने डिक्लेयर किया था मान लो 100 रुपए, ठीक है, और आर्म लेंथ प्राइस जो आया वो आया 3 आ गए, मान लो 100, 101 और 102। मुझे बताओ क्या एक से अगर ज्यादा आ गए लेकिन अगर 6 से कम है तो आपका आर्म लेंथ क्या होगा, डिवाइड बाय 3 कर देना, तीनों को प्लस करके, तो वो 101 आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है आर्म लेंथ प्राइस कितना आया, 101, तुम्हारा कितना था, 100। क्या इन दोनों में वेरिएशन है? यस। कितना वेरिएशन है? 1 रुपए का। तो अब लॉ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, लॉ थोड़ा सा लीनियंट हो रहा है यहां पे। लॉ मुझे कहता है कि इन केस अगर जो आर्म लेंथ प्राइस तुमने निकाला, मतलब जो तुम्हारे हिसाब से प्राइस था, और जो हमने निकाला, इन दोनों में अगर वेरिएशन पाया गया, इन दोनों में अगर वेरिएशन, तो सही मायने में तो ये वाला प्राइस ले लेना चाहिए था। लेकिन अब लॉ कहता है ओके फाइन, अगर ये परसेंटेज डू नॉट एक्सीड 3% ऑफ द लेटर, मतलब जो तुमने डिक्लेयर किया ना उसका 3%, तुमने कितना किया था, 100 का 3%, 3 रुपए। अगर ये जो वेरिएशन है अगर वो 3 रुपए से ज्यादा नहीं है तो फिर हम आपके प्राइस को कर लेंगे एक्सेप्ट, तो हम अपने प्राइस को तुम्हारे पे नहीं थोपेंगे। कुछ समझ आ रहा है? यस। तो मेरा क्वेश्चन है यहां पर लॉ क्या कहना चाह रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव यू सम रिलैक्सेशन? यस। कब? अगर आर्म लेंथ प्राइस वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन, देन there will be a relaxation of 3% of the price which is declared by you। अगर जो आर्म लेंथ हमने निकाला था और जो प्राइस तुमने डिक्लेयर किया था उसमें यदि 3% से ज्यादा का वेरिएशन अगर नहीं आ रहा तो सर याद रखना आपका जो प्राइस है क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यस। क्लियर है या नहीं? तो आपके ऊपर जबरदस्ती आर्म लेंथ प्राइस को थोपा नहीं जाएगा, ऐसा लॉ ने कहा। तो मेरे ख्याल से ये प्रोवाइजो हमें समझ आ गया होगा। कैन आई लॉक दिस प्रोवाइजो? कम ऑन, जल्दी बताओ, कम ऑन यार। यस सर, समझ आ गया सर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें समझ आ गया है। लेकिन हां, अगर 1 से ज्यादा है और 6 या 6 से ज्यादा है, देखो ये तो मैंने बताया था लेस देन 6, अगर 6 से ज्यादा हुआ तो क्या करते हैं, उसके लिए भी अब अलग लॉ हमें पढ़ना होगा। ठीक है, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लेते हैं, लिख लीजिए इसको। सेक्शन 92C कहता है यू हैव टू अप्लाई मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अब कहता है कि वाइल अप्लाइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, जब आप मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लगाओगे ना तो 2 बातें होंगी। हो सकता है कि आर्म लेंथ प्राइस जो निकल कर आए वो मोर देन 1, 1 से ज्यादा आर्म लेंथ आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर कहीं 1 से ज्यादा आर्म लेंथ आ गया लेकिन अगर वो लेस देन क्या हुआ, 6, मतलब आर्म लेंथ प्राइस 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो फिर वो कहता है कि उस केस में आर्म लेंथ प्राइस जो होगा, जो भी आर्म लेंथ प्राइस होगा वो अर्थमेटिक मीन ले लेना। ठीक है? ठीक है सर। और जब भी हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो क्या 3% ऑफ प्राइस जो आपने डिक्लेयर्ड किया है, क्या उतने तक का वेरिएशन अलाउड होगा? उतने तक का वेरिएशन क्या होगा, अलाउड। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन विच इज अलाउड टू यू? आंसर इज 3%। What is the percentage of variation which is allowed to you? Answer is 3%. But in case if it is more than 3%, then your value will be declined and arm length price जो हमने calculate करा क्या वो accept हो जाएगा। Yes. लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा मुद्दा जिसमें ये कहा गया कि in case अगर arm length price 6 से ज्यादा पाया गया है, 6 डाटा सेट से ज्यादा है, अगर 6 से ज्यादा पाया गया तो आप क्या करेंगे, तो वहां पर हमें फॉलो करने हैं कुछ स्टेप्स, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर है? अब वो स्टेप्स क्या होंगे मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूं और उसके बाद हमारा सेक्शन 92C जो है वो पूरी तरह से हो जाएगा खत्म। क्लियर है? तो हमने पहले 92 पढ़ा, फिर हमने 92A पढ़ा, 92B पढ़ा, नाउ वी आर इन 92C।
अब 92C में सबसे पहले हमने पढ़ा 6 मेथड होते हैं। 92C2 ने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कर देना। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई करते समय ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए तो रूल 10CA लगा देना। रूल 10CA में जब हम गए तो उसने कहा अगर लेस देन 6 है तो फिर उस केस में अर्थमेटिक मीन लगा लेना, 3% का वेरिएशन ले लेना। लेकिन अगर वो 6 या 6 से ज़्यादा है तो क्या करना है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, लिखेंगे ज़रा। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आपको क्या करना है, पूरे के पूरे डाटा को ना असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। अगर आपके पास डाटा सेट 6 या 6 से ज़्यादा एंट्रीज आ गई हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है। फिर उसका आपने 35th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। सर ये क्या होता है बताऊंगा। प्लस फिर आपको उसका 65th परसेंटाइल कैलकुलेट करना है, ये भी मैं बताऊंगा। कहता है अगर आपकी वैल्यू, इफ योर वैल्यू फॉल कर जाती है किसमें, 35th परसेंटाइल एंड 65th परसेंटाइल के बीच में, तो उस केस में आपकी वैल्यू जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट। लेकिन अगर आपकी वैल्यू इस रेंज में नहीं फॉल कर रही है तो फिर उस केस में आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे मीडियन ऑफ डाटा सेट। क्या ले लेंगे? मीडियन ऑफ डाटा सेट। तो बेसिकली हमें इसके अंदर करने हैं 3 स्टेप्स। अब बच्चा कहता है सर 35th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, 65th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं? मैं सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए अब इसको समझने के लिए ना हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड जो कि यूएस में थी और जो कि उसकी एसोसिएट थी, कुछ माल बेचा है लेट्स से, और उसने प्राइस डिक्लेयर किया है 100 रुपये, यानी कि द प्राइस एट विच इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड इज ₹100। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एसोसिएट है और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी सब्जेक्ट टू आर्म लेंथ। अब आर्म लेंथ निकालने के लिए क्या हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लगाया? यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट लेट्स से कप मेथड आ गया। ठीक है जी। अब कप मेथड जैसे ही मैंने लगाया ना तो मैंने क्या नोटिस करा कि इन केस ऑफ कप मेथड हमारे पास प्राइजेस आ गए 98, 102, 105, 106 और 97, 96, इस तरह से हमारे पास प्राइजेस निकल आए। पहले मुझे बताओ ये कितने निकल कर आए हैं? सर ये हैं 6 प्राइजेस। कम ऑन, कितने हैं? इट इज़ अ डाटा सेट ऑफ 6 आइटम्स। ये 6 आइटम का हमारे पास डाटा सेट आ गया। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ आर्म लेंथ क्या होगा, बताओ आर्म लेंथ क्या होगा। अब मुझे बताओ जब हमें 6 चीज़ों का डाटा सेट गिवन है तो अब हम लोगों ने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे डाटा सेट को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है सर, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले 96 आएगा, फिर 97 आएगा, 98 आएगा, 102 आएगा, 105 आएगा, 106 आएगा। ठीक है, तो ये 6 चीज़ों का हमने डाटा सेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस 6 का डाटा सेट अरेंज उसमें असेंडिंग ऑर्डर में मैंने तुम्हें कहा 35th परसेंटाइल निकालो। अब बच्चा कहता था 35th परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, तो लिखो जरा। 35th परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला होता है 35/100 इंटू नंबर ऑफ डाटा सेट्स। कितने नंबर ऑफ डाटा सेट्स हैं? 6। तो अब इसको आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि यहां पर मेरी वैल्यू क्या आएगी। सर 35th परसेंटाइल निकालने के लिए हमारे पास यहां पर आंसर आ गया 2.10। ठीक है जी। ऐसे ही अब हमेशा याद रखना, जब भी आपका कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हमेशा याद रखना 35th परसेंटाइल जो होगा ना इसका अगला होल नंबर होगा। मतलब 2.10 फ्रैक्शन में है तो आप यहां पे लिख देंगे थर्ड प्लेस। 35th परसेंटाइल हमारी क्या हो जाएगी? थर्ड प्लेस। अब इसमें थर्ड प्लेस कौन है? 98। कम ऑन, थर्ड प्लेस कौन है? 98। ऐसे ही हमें निकालना है 65th परसेंटाइल वैल्यू। 65th परसेंटाइल कैसे निकालेंगे सर? 65/100 इंटू टोटल डाटा सेट कितने का था? 6 का। अब इसको भी आप कैलकुलेट करके बता दो मुझे कितना आएगा, फटाफट से निकाल के दिखाएंगे। वेरी गुड। 65 इंटू 6 डिवाइड बाय 100,
ये आ जाएगा 3.90। क्या ये भी फ्रैक्शन में आया? यस। अगर ये भी फ्रैक्शन में आया ना तो आपको क्या करना है, इसका अगला होल नंबर लेना है, और वो कौन सा है? फोर्थ। तो फोर्थ प्लेस हमने ले लिया, तो आराम आराम से देखेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि अगर तो जो आपने आर्म लेंथ डिक्लेयर किया था, अगर वो इस रेंज में आ रहा था, किस रेंज में? 98 to 102 में, तो आपका प्राइस एक्सेप्ट हो जाएगा ना। यू टेल मी, आपका प्राइस कितना था? आपका प्राइस कितना था? कौन बताएगा? कितने गया? 100 रुपए। मुझे बताओ, क्या ये हमारा 35th और इस परसेंटाइल के बीच में आ रहा है? यस और नो? यस। तो मेरा क्वेश्चन है, आर्म लेंथ प्राइस क्या है? सर आपने जो प्राइस डिक्लेयर किया था, क्या वो एक्सेप्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही, 1%। 1%। ना प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपने जो प्राइस डिक्लेयर किया था, लेट्स से वो 100 नहीं था, 95 था। अब बताओ, तो मैंने क्या कहा था, इन केस अगर जो प्राइस आपने डिक्लेयर किया वो इस रेंज में नहीं आएगा, तो फिर उस केस में लिख लीजिए, इफ price declared do not falls within range of 98 to 102, आर्म लेंथ प्राइस बराबर होगा, आर्म लेंथ प्राइस बराबर होगा, लिख लीजिए, मीडियन के। अब यहां पे मीडियन का मतलब क्या है? 50 इंटू 6/100, 50 इंटू 6/100 यानी कि थर्ड प्लेस। तो क्या 98 विल बी द आर्म लेंथ प्राइस? तो मुझे बता दो, तुमने कितना डिक्लेयर किया था? 95। आर्म लेंथ कितना निकला? 98। तो क्या तुम्हारी इनकम 3 रुपए से बढ़ा दी जाएगी? यस, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सर बहुत मजा आ गया सर, ये तो बहुत आसान है। सर बिल्कुल आसान है, समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा सर, यार एक बात बताओ, सर एक बात बताना जरा, कि इन केस अगर इसमें 20 सेट्स होते, मान लेते हैं कि इसके अंदर 20 सेट का डाटा सेट होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान लो 20 डाटा सेट आ जाते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते? सर सेम करते। देखो कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे? पहले 35th परसेंटाइल निकालेंगे, ठीक है। 35th परसेंटाइल कैसे निकलेगा? 35/100 इंटू 20। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा? 7th। अब यहां पे ध्यान से सुनना है, मैंने कहा था कि अगर सॉल्व करने में फ्रैक्शन आए तो आपने अगली प्लेस उठा लेनी है, लेकिन अगर सॉल्व करने पे फ्रैक्शन नहीं आता, अगर सॉल्व करने पे फ्रैक्शन नहीं आता, एक होल नंबर आ जाता है, तो ध्यान रखना 35th परसेंटाइल कौन होगा? लिख लीजिए, 7th एंड 8th का अर्थमेटिक मीन। 7th पोजीशन और 8th पोजीशन पे जो दो नंबर होंगे उसका अर्थमेटिक मीन। क्या मतलब है? देखो, मान लो ये है 10, ये है 12, ये 14, ये 15, ये 17, ये 20, ये 21, ये 22, ये 25, 27, 28, 30, 31, 36, 38, 7, 40, 42, 47, 49, 50, मतलब इतने सारे डाटा सेट निकल आए, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? 35th परसेंटाइल निकालनी है, आंसर आ गया 7th पोजीशन। तो 1 2 3 4 5 6 7वीं पोजीशन, 7वीं नहीं लेनी, 35th परसेंटाइल, क्योंकि होल नंबर आया है तो आपने क्या लेना है? अर्थमेटिक मीन लेना है 7th और 8th का। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कौन होगा? 21.5 होगा। कौन होगा? 21.5 होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्या हम 65th परसेंटाइल भी निकाल लेंगे? यस। तो 65th परसेंटाइल जब आप निकालोगे ना इस केस में, तो वो भी एक होल नंबर आ जाएगा, दैट इज 65/100 इंटू 20, तो वो आ जाएगा 13। तो मुझे बताओ, अगर वो 13 आ जाएगा, अगर वो 13 आ जाएगा, अगर वो 13 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वीं और 14th दोनों पोजीशन को प्लस करके डिवाइड बाय 2, क्या वो 65th परसेंटाइल आएगी? क्लियर है? हाँ सर समझ आ गया। आप कह रहे हो कि अगर फ्रैक्शन में आया तो अगला होल नंबर जो भी होगा वही ले लेना, और अगर होल नंबर आया तो वो पोजीशन और अगली पोजीशन का अर्थमेटिक मीन लेने पर 35th और 65th परसेंटाइल वैल्यूज आएंगी। क्या सबको क्लियर? यस सर समझ आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हमें समझ आ गया होगा, तो मैं इसको लॉक कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है सर।
सर एक बार जरा रिवाइज कराएंगे? बिल्कुल सर। देखो 92C पढ़ रहे थे हम। 92C कहता है कि फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस जनरली वी हैव 6 मेथड। आपको यूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, प्रोवाइडेड अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज करते समय अगर एक से ज्यादा आर्म लेंथ आ जाएगा तो यू विल हैव टू फॉलो द रूल 10CA। रूल 10CA कहता है कि अगर वो डाटा सेट 6 से कम है, अगर वो डाटा सेट 6 से कम है तो अर्थमेटिक मीन निकाल लेना, वो अलग बात है, 3% का आपको मिलेगा वेरिएशन। क्लियर है? लेकिन अगर वो डाटा सेट 6 या 6 से ज़्यादा अगर आ जाता है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा 35th परसेंटाइल, बट उससे पहले आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, 35th परसेंटाइल, 65th परसेंटाइल। और अगर वैल्यू 35th और 65 के बीच में अगर आ रही है, उस रेंज में अगर आ रही है तो आपकी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या मीडियन विल बी द आंसर, राइट। 35th परसेंटाइल निकालते समय ध्यान रखना, अगर आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो अगला होल नंबर वाली जो पोजीशन होगी वो आंसर होगा, लेकिन अगर वो होल नंबर आ गया तो वो और उसकी अगली पोजीशन का अर्थमेटिक मीन ले लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या सबको क्लियर? यस सर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया होगा। ठीक है सर। सर रूल 10CA हमें समझ आ गया है, बड़ा अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया। तो मजा तो आना ही था। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पढ़ लिया सेक्शन 92, 92A, 92B, 92C। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे 92D। अच्छा, मैंने बीच बीच में और चीजें क्या नहीं पढ़ा रहा, जैसे मैंने B पढ़ाया, BA नहीं पढ़ाया, C पढ़ाया, CA नहीं पढ़ाया, CB नहीं पढ़ाया, CC नहीं पढ़ाया, CD नहीं पढ़ाया, है ना? ये सब अभी रहता है। मैंने पहले ही बोला दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू वाइंड अप दिस चैप्टर इन जस्ट वन गो। तो हमें पहले अपने माइंड के अंदर उस चैप्टर को फ्रेम करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब चलते हैं 92D पे। 92D। अब 92B क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। क्या कहता है? कहता है जो लोग इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर करेंगे उनको मेंटेन करना पड़ेगा, कीप करना पड़ेगा कुछ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी। कुछ किताबें बनानी पड़ेंगी, कुछ इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है, किसे मैंडेटरी है, कितने पीरियड के लिए मैंडेटरी है। ध्यान से सुनना। पहला लॉ कहता है एवरी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन शैल कीप एंड मेंटेन सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ एज मे बी प्रिस्क्राइब। आपको सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। नंबर 1। अब बच्चा कहता है सर ये कितने पीरियड के लिए मेंटेन करने पड़ेंगे और कब मेंटेन करने पड़ेंगे? तो उन्होंने क्या बोला, कहते हैं दीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। चलो हम आपको फ्री कर देंगे अगर द एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू एज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द एसएससी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। अगर पूरे साल में जितनी भी आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है उनका एग्रीगेट 1 करोड़ तक है या उससे कम है तो आपके लिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला जो है वो रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। फिर हमने कहा कि अगर मान लो 1 करोड़ से अधिक हुआ तो अब उन्होंने क्या बोला कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे और वो मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन होगी उसको छोड़कर रिमेनिंग 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए आपको वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। फिर वो कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर और कमिश्नर अपील अगर चाहे तो आपसे वो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है और जब भी वो मंगवाएंगे ना तो आपको एंश्योर करना होगा कि आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस आपको वो लेकर जाने होंगे। क्लियर है? वो अलग बात है कि अगर आप विद इन 30 days नहीं भी गए तो उसमें एक कॉन्डोनेशन मिल जाता है, फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days। तो 30 + 30 आप इतना पीरियड तक जा सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर।
92D समझ आ गया, मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बाय सर्टन पीपल जिनका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग ₹1 करोड़ था, और इन लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं वो 8 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर टू विच दैट ट्रांजैक्शन बिलोंग्स। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग या कमिश्नर अपील्स या कोई भी ऑफिसर अगर इनसे वो डॉक्यूमेंट मांगेगा तो इन्हें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। वो अलग बात है कि उसमें एक एक्सटेंशन मिल सकती है फॉर अनदर 30 डेज। क्लियर है? कमिंग टू 92E नाउ, 92E बातें करता है रिपोर्ट फर्निश करने की। सर याद रखना इसमें फाइनेंस एक्ट 2020 में एक अमेंडमेंट आई है, तो वो ध्यान से सुन लेना क्या थी। सर आपको याद होगा जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते थे उनको एक रिपोर्ट फर्निश करनी होती थी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस की वो सही है या गलत बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि वो रिपोर्ट उनको फर्निश करनी होती थी ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चेंज आ गया, इनको ये जो रिपोर्ट है ये फर्निश करनी होती है 1 मंथ प्रायर, किससे? ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। कौन मुझे बताएगा आप में से किसी को अगर याद हो तो, जिन लोगों को 92E में रिपोर्ट फर्निश करनी होती है उनकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? 30 नवंबर। तो 1 मंथ प्रायर यानी कि 31 अक्टूबर तक क्या ये रिपोर्ट फर्निश करनी मैंडेटरी है। क्लियर है? तो ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखना। पहले हम बोलते थे 30 नवंबर इनकी रिटर्न है और 30 नवंबर तक ही रिपोर्ट जा सकती है, लेकिन अब इसमें क्या चेंज आ गया? 1 मंथ प्रायर। क्या चेंज आ गया? 1 मंथ प्रायर, यानी कि ये रिपोर्ट हमें कब तक फर्निश करनी है? 31 अक्टूबर तक करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। अब आ जाता है 92F। 92F हमें बताएगा अबाउट डेफिनेशंस। तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, इसको मैं एंड में डिफाइन करूंगा, तो आराम से पढ़ेंगे जरा। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब एक ऐसा प्राइस जो कि अप्लाइड किया जाएगा या प्रपोज टू बी अप्लाइड in a transaction between persons other than associated। याद रखना, other than associated, यानी कि ये जिनमें अप्लाई हो रहा था वो एसोसिएटेड नहीं थे। कम ऑन, वो एसोसिएटेड नहीं थे। क्लियर है? इन अनकंट्रोल्ड कंडीशंस। याद रखना, वो एसोसिएट भी नहीं है और उनका कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ना वो एसोसिएट है और ना ही उनमें क्या पाया जाएगा? कंट्रोल पाया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था। इन शॉर्ट, अनरिलेटेड पर्सन अनकंट्रोल्ड मैनर में जो ट्रांजैक्शन करते होंगे क्या वो प्राइस ले लिया जाएगा एज क्या? आर्म लेंथ प्राइस। क्लियर है? ठीक है सर। सर आपको मालूम है मैंने ना एक्चुअली में ना 92 करा दिया, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, समझ रहे? सारा करा दिया। अब पता है हमारा क्या बचा? एक तो मुझे 5 मेथड के प्रैक्टिकल कराने हैं, एक मुझे बताना है कि 92CA क्या है, CB क्या है, CC क्या है, CD क्या है, बीच बीच वाले रह गए हमारे, ठीक है ना। आई होप सो गेटिंग द पॉइंट। एक 92BA कराना है, यानी कि जो उसकी सीरीज के आगे वाले थे ना वो रह गए, लेकिन चैप्टर आपको समझ आ गया होगा कि चाहता क्या है। आज जस्ट 1.5 घंटे के अंदर मैं ये बताने में सक्षम रहा कि ये चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। क्लियर है? ठीक है सर। और मैं आपको बता दूं 99% सिचुएशंस में तो यही है कि इसी ओवरव्यू से ही पेपर आ जाएगा आपको। क्लियर है ना? ठीक है सर। अब आ जाते हैं पेनल्टीज पे। पेनल्टीज पे अब इसमें कौन कौन सी पेनल्टी लगती है ध्यान से सुनना। अगर तो आपने रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन जो हमने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए कहा, अगर वो आपने इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करे तो आप पर पेनल्टी लगेगी सेक्शन 271AA में, और वो पेनल्टी कितनी होगी? 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंटर्ड। जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन करी होंगी उसका 2% विल बी टेकन एज पेनल्टी अमाउंट। क्लियर है? ठीक है। ऐसी जब हम 92D3 पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई भी ऑफिसर या कमिश्नर अपील्स ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अगर आपसे वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मांगता है तो विद इन 30 डेज प्लस एक्सटेंशन अनदर 30 डेज क्या आपको वो प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन अगर आपने प्रोड्यूस नहीं करे, अगर आपने प्रोड्यूस नहीं करे तो याद रखना आप पर फिर से 271G के अंदर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन पेनल्टी लग जाएगी। क्लियर है? ठीक है सर।
फिर पेनल्टी फॉर द फेलियर ऑफ फर्निश ऑफ रिपोर्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो 92E वाली रिपोर्ट फर्निश करनी थी आपने नहीं करी तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी वहां लग जाएगी। क्लियर है? और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये चैप्टर आप पे लग गया और आपकी इनकम बढ़ गई तो उस बढ़ी हुई इनकम पे टैक्स तो देना है, क्या साथ में पेनल्टी भी देनी है? यस, जो कि मिनिमम कितनी है? 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स सॉट टू बी इवेडेड। जितना टैक्स आपने चोरी करने की कोशिश करी उसका मिनिमम 100%, मैक्सिमम 300%। मतलब सर मैंने कोशिश करी थी चोरी करने की 5 लाख, तो 5 लाख का मिनिमम 100% यानी कि 5 लाख, उसका मैक्सिमम 300% यानी कि 15 लाख। क्या ये पेनल्टी मुझ पे लग सकती है? यस। तो ये हमने सारी पढ़ ली क्या? पेनल्टीज। क्लियर है? तो इस चैप्टर में मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया एक बार चेक करेंगे। 92, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। क्लियर है ना? Now applicability of the chapter, meaning of associate, meaning of international transaction, arm length price कैसे निकलता है, रूल 10 CA में कैसे एप्लीकेबल करते हैं हम। 92D मैंने बता दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलते, रिपोर्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। और 92F थी डेफिनेशंस। क्लियर हो गया? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। 11 days 11 चैप्टर के जो मिशन है इसमें हम कल ट्रांसफर प्राइसिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्लियर है? ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत लेंथी चैप्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसका अगला पार्ट नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, बट कल हम लोग कोई और चैप्टर करेंगे। ठीक है? उसमें हम लोग कोई और चैप्टर करेंगे और ये वाले चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट भी मैं कल ही आपको दे दूंगा। ठीक है ना? वो अलग से अपलोड कर दूंगा मैं, नॉट इन 11 days 11 चैप्टर। क्लियर है या नहीं? 11 days 11 चैप्टर की स्कीम के अंदर हम टीपी को अब बाहर रखेंगे और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अदर देन ट्रांसफर प्राइसिंग होगा। और ट्रांसफर प्राइसिंग का रिमेनिंग पार्ट मुझे देना है या नहीं देना आपको, वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने इस क्लास को देखा और कितने बच्चों ने जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसका आंसर मुझे दिया। अगर आपने मुझे इसका आंसर दे दिया नीचे कमेंट बॉक्स में तो अगली वीडियो आएगी, नहीं तो ट्रांसफर प्राइसिंग मैं मान के चलूंगा कि आपको बाकी सब कुछ आता है तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट इसका नहीं दूंगा। सर यही ट्विस्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट आए और कल ही आए तो जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग दे दीजिएगा। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम सो दैट जितने ज्यादा लोग इसको देखेंगे मुझे लगेगा कि सेकंड पार्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे बच्चों को, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड टुमारो ओनली। क्लियर है? यस सर। और कल के मिशन के लिए जो मैं चैप्टर दूंगा उसका वोटिंग लाइंस मैं अभी खोलने जा रहा हूं, आपको वोट करना है। उसमें टीपी नहीं दिखेगा बट फिर भी टीपी का सेकंड पार्ट आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टिसिपेशन इन द क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रहा हूं। शुड आई? यस सर। लिखो, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपने मुझे देना है। ठीक है? मान लीजिए कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड निकालते समय एक्स लिमिटेड ने एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी विद वाई लिमिटेड जो कि एसोसिएट थी इन यूएस, और इसने एक प्राइस डिक्लेयर कर दिया 100 रुपीज। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, हम लोगों ने कप मेथड लगाया और हमारे पास 4 प्राइजेस निकल कर आए। लिखो कौन कौन से। एक निकल कर आया 98, एक निकल कर आया 100, एक 102, एक 105। ठीक है? मेरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, सर मान लीजिए यूजिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हमारे पास जो डेटा सेट आया उसमें 98, 100, 102, 105, 110 एंड 112, ये 6 प्राइजेस निकल कर आ गए। ठीक है? क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट क्या? आर्म लेंथ प्राइस। फाइंड आउट क्या करो? आर्म लेंथ प्राइस। ये 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसके आंसर डिसाइड करेंगे कि आप आंसर सही लिखो गलत लिखो डजंट मैटर, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही करा दूंगा, लेकिन ये डिसाइडर होगा कि अगली क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है? सो गाइज प्लीज, इट इज जस्ट बिकॉज आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूं ये। ठीक है ना?
तो मैं चाहता हूं कि आप इसका पार्टिसिपेशन करें और इसको सॉल्व करें, सो दैट नेक्स्ट क्लास आए, और मैं भी चाहता हूं कि नेक्स्ट क्लास आए। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, और मिलते हैं कल मिशन 11 डेज 11 चैप्टर में विद अ न्यू चैप्टर, और टीपी का रिमेनिंग पार्ट डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टिसिपेशन। चलो, थैंक यू वेरी मच।